हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 3 साहित्य शास्त्र। इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं, एक भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपके लिए ये वाली जो हमारी सीरीज शुरू हुई है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ही सीरीज है, लेकिन एक नए तरीके से है। इसमें हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं। इसमें मैंने रखे हैं 2020 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर, यानी 2020 से 2023 तक की बात करूं तो दोनों शिफ्ट के मिलाकर पेपर टू हिंदी के टोटल 10 क्वेश्चन पेपर बैठ रहे थे। तो मैंने हर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन यूनिट 3 से आए वो सब एक जगह रखे हैं। इससे पहले हमारी इस सीरीज पर दो क्लास हो चुकी है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। दो क्लास, एक क्लास हुई थी 28 नवंबर को, यानी परसों हमने यूनिट 1 पढ़ी थी। कल हमने यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन सोल्व किए थे। देखो, जब मैं बात करती हूँ कि हम यहाँ पर यूनिट वाइज पेपर जो है सोल्व कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि हमने देखा यूनिट 1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 50 के लगभग थे। यूनिट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, 100 प्लस हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की क्लास है यूनिट 3। ऐसे ही आपको किसी यूनिट में बहुत ज्यादा मिलेंगे, किसी में बहुत कम। यूनिट 5 की बात करूं तो जब हम 2 तारीख को यूनिट 5 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 100 प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम में इक्वल नहीं पूछा जाता, किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से कम पूछे जाते हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही है, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और आप सब टॉपिक पर एक बार आपकी नजर भी पड़ जाएगी कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लास हमारी शाम को 7 बजे हो रही है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है यूनिट 3। हम डेली एक यूनिट के जो है पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं। शुरू करते हैं अपना। जब आप ये पेपर सोल्व करो, क्लास देखो, तो दर्शक बनकर मत देखना, कॉपी पेन रखना, टॉपिक डाल लेना यूनिट 3 और 1 2 3 नंबरिंग कर लेना। ठीक है, बाद में चेक करना कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो सही हो रहे हैं ठीक है, जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। हर क्वेश्चन पर मैंने लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर कॉर्नर में लिखी मिलेगी, कौन से शिफ्ट का है, कौन से ईयर का है और ये पेपर कब हुआ था। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैंने दिसंबर 2022 के पेपर रखे हैं, फिर जून 2022, फिर 2021, फिर 2020, सबसे आखिरी में मैंने 2023 जो हमारा अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था जून में, उसके क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। आपको बताना है कि जो रस की निष्पत्ति है मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था। ऑप्शन 1 भट्टलोलट, ऑप्शन 2 भट्टनायक, ऑप्शन 3 शंकुक, ऑप्शन 4 अभिनव गुप्त। अगर आपको क्वेश्चन में ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़कर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि 1 का क्या जवाब है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा भट्ट लोलट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। 20, 26, 28, 27। आपको बताना है कितने भेद निर्धारित किए हैं। जी, इसमें मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था। जब ये पेपर हुआ उसके बाद आंसर की आई, तो आंसर की में 28 को माना गया। ठीक है, फिर बच्चों ने क्लेम किया कि इसका आंसर 27 होगा। ठीक है, तो फिर एनटीए ने जो फाइनल आंसर की आई उसमें 27 को माना है। लेकिन यदि हम गणपति चंद्रगुप्त वाली बुक की बात करें तो उसमें 28 दिया हुआ है, निशा अग्रवाल वाली बुक करें तो 27 दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन एग्जाम में जब कभी पूछा जाए दोनों ऑप्शन में हो तो हमें 27 ही मार्क कर कर आना है। अगर 27 ऑप्शन में नहीं है तो हमें 28 की तरफ जाना है। ये आप याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4, 27। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है,
मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। यहाँ पर वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके 6 भेद है। ठीक है, 6 भेद के कभी तो आपके एग्जाम में उनके नाम पूछ ले जाते हैं, कभी उनके बारे में पूछ ले जाता है इस वक्रता में क्या है, इसलिए किससे संबंधित है। ठीक है, ऐसा नहीं है जून वाले एग्जाम में वक्रता के भेद पूछे थे, दिसंबर वाले एग्जाम में पूछ लिया कौन सी वक्रता मूल धातु से संबंधित है। तो आपको करना क्या है, जो वक्रोक्ति के 6 भेद है उनके सामने लिख लीजिएगा, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन 1 वन विन्यास वक्रता, ऑप्शन 2 पद पूर्वाध वक्रता, ऑप्शन 3 पद प्रात वक्रता, ऑप्शन 4 वाक्य वक्रता। आपको बताना है इनमें से कौन सी वक्रता मूल धातु से संबंधित है। जी, हमारा आंसर हो जाएगा 2 पद पूर्वाध वक्रता। यहाँ पर देख लीजिए पद पूर्वाध वक्रता के बारे में लिखा है, जो कि लिखा है जो प्रतिपादिका धातु के वैचित्र्य से होने वाली वक्रता है वह पद पूर्वाध वक्रता कहलाती है। किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, निशा अग्रवाल वाली बुक में मिल जाएगा। ये पेज है गणपति चंद्रगुप्त वाली बुक का, जो है ये पेज है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लिरिकल बैलेट्स। समय क्या है इस रचना का, 1978। किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। आप जानते हैं जो ये रचना है लिरिकल बैलेट्स, ये 2 कवियों की कविताओं का संग्रह, आपको बताना है किसका है। ऑप्शन 1 प्लेटो एवं अरस्तु, ऑप्शन 2 वर्ड्सवर्थ एवं कोलरिज, ऑप्शन 3 इलियट एवं रिचर्ड्स, फोर्थ है क्रोचे एवं मैथ्यू अर्नोल्ड। इम्पोर्टेंट रचना, पेपर में बार बार पूछी जाने वाली ये रचना है। जी बिल्कुल, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ड्सवर्थ एवं कोलरिज। याद रखिएगा और समय भी याद रखिएगा, क्या 1978। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है। ऑप्शन 1 मैकाले, ऑप्शन 2 विलियम जोन्स, ऑप्शन 3 कैनिंग, ऑप्शन 4 हंटर। आपको बताना है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की ये कोटेशन है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हंटर की कोटेशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है। ये चाहे तो ये क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 में भी इसकी गिनती हो सकती थी, यूनिट 4 वैचारिक वाला है तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उसी टाइप का है। हैबरमास, लियोतार्ड, गुआत्री, मदन स्वरूप। आपको बताना है इन चारों में से किसका संबंध जो है वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लियोतार्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। इधर काव्य दोष दिए गए हैं और उदाहरण दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा उदाहरण काव्य दोष के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लिष्ट दोष का उदाहरण ये बिल्कुल सही है, आपको इस तरह बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। जी, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 2 ए सी ई, यानी क्लिष्ट दोष का जो है उदाहरण बिल्कुल यहाँ पर सही है, दुष्कर्म दोष का और अप्रतित्व दोष का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। ये रीति संप्रदाय से क्वेश्चन आया है। ठीक है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। मैं आपको हमेशा कितनी बार बता चुकी हूँ कि रीति शब्द को किसने क्या शब्द दिया है वो आपको पता होना चाहिए। किसी ने रीति को मार्ग बोला है, किसी ने संघटना बोला है, इस तरह बोला है, तो आपको पता होना चाहिए। किसी ने वृत्ति बोला है रीति को, तो वो आप एक जगह, मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक उसके नोट्स बना लिए होंगे। बी पॉइंट है दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। सी पॉइंट आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया। डी पॉइंट भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। ई हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौरी रीति है।
आपको बताना है इन पांचों में कौन कौन से कथन जो है सही है रीति संप्रदाय के बारे में, रीति के संबंध में। ऑप्शन वन केवल ए बी सी, ऑप्शन टू केवल बी सी ई, ऑप्शन थ्री केवल सी डी ई, ऑप्शन फोर केवल ए सी टी। चार ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा वन, ए बी सी तीनों पॉइंट सही है। रीति शब्द का प्रयोग ने किया, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, और आचार्य रूपचंद ने रीति को शब्द संगठना कहा है। और पद संगठना किसने कहा है वो आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कल्पना के संबंध में कोलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। जब मैं बना रही थी ये क्वेश्चन छाट रही थी कि कौन कौन से यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने देखा कोलरिज का हर पेपर में लगभग क्वेश्चन आया है, और वो भी कल्पना के संबंध में। तो ये आप थोड़ा ध्यान से ये वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर कर जाइएगा। ठीक है, चलते हैं। ए पॉइंट है, कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बी पॉइंट है, कोलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। सी पॉइंट है, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। डी पॉइंट है, मुख्य कल्पना इच्छा चालित होती है। ई पॉइंट है, मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। 5 पॉइंट आपके सामने, आपको बताना है इनमें से क्या सही है। ऑप्शन वन केवल ए सी डी, ऑप्शन टू केवल ए बी सी, ऑप्शन थ्री केवल बी सी डी, ऑप्शन फोर केवल सी डी ई। यदि मैं इन 5 पॉइंट की बात करूं तो हमेशा बोलती हूँ जो एक कोड वाले क्वेश्चन होते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिएगा। कोई इतना होशियार नहीं होता, कोई इतना महान नहीं होता कि उसे पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल 100% श्योर पता हो। ठीक है, 5 में से 2 पॉइंट पता है, 3 पॉइंट पता है, तो भी आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं यही क्वेश्चन लूं, तो अगर मैं 5 पॉइंट की बात करूं तो इसमें जो मुझे सबसे इजी पॉइंट लग रहा है वो बी पॉइंट है। इजी मैं उस आधार पे बताती हूँ जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके होते हैं, बिल्कुल बेसिक जानकारी होती है। तो बी पॉइंट कह रहा है हमारा, कोलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। तो सबसे इजी यही पॉइंट है, तो हम देखेंगे, हमें पता है बी तो है ही 100%। ऑप्शन की तरफ चलेंगे, देखेंगे केवल ए सी डी, इसमें बी नहीं है, वन हमारा गलत हो गया। टू है ए बी सी, इसमें बी है, ये बना हुआ है अभी। तीसरा ऑप्शन है बी सी डी, इसमें भी बी है, ये भी बना हुआ है। फोर केवल सी डी ई, एक पॉइंट पता था हमें, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब गेम चलेगा इन दो के बीच में। ठीक है, बी तो दोनों में ही हमें पता है, हम देख रहे हैं दोनों में सी भी कॉमन है, यानी सी पॉइंट भी हमारा सही हो गया है। ठीक है, अब बचा ए और डी। ठीक है, तो हम देखेंगे अब हमें ए या डी में से कौन सा पता है, पहले तो हम उनको पढ़ेंगे समझेंगे। कल्पना को कोलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बिल्कुल, एक पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा टू, ए बी सी। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए एलिमिनेट मेथड यूज कीजिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इधर हमारे कुछ रचना है और उनका समय आपको मैच करना है। काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण। आपको इनका समय मैच करना है, इजी ही है क्वेश्चन, बताइए। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा थ्री। काव्य प्रकाश का समय 11वीं शताब्दी, किसकी रचना है, मम्मट की। चंद्रालोक का समय क्या है, 13वीं शताब्दी। कुवलयानंद किसकी रचना है, अप्पे दीक्षित की, समय हो जाएगा 7वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण द इजी क्वेश्चन, विश्वनाथ की, और समय 14वीं शताब्दी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लक्षणमूला ध्वनि का भेद है। आपको बताना है इन चार में से कौन सा लक्षणमूला ध्वनि का भेद है। यह आपको वहां पर मिल जाएगा, गणपति चंद्र वाली बुक में अच्छे से इनका विभाजन दिया हुआ है। ए संलक्ष्य क्रम ध्वनि, ऑप्शन दो संलक्ष्य क्रम ध्वनि, ऑप्शन थ्री अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऑप्शन फोर शब्द संयुक्त वाच्य ध्वनि। चार है, आपको बताना है इनमें से कौन सा लक्षणमूला ध्वनि का भेद है। जी, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा थ्री, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। भेद की बात करूं, ये रहे लक्षणमूला ध्वनि के भेद है, इसके दो भेद है।
अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3। ये है गणपति चंद्रगुप्त वाली बुक का पेज है, यहीं पे आपको विभाजन अच्छे से मिल जाएगा ध्वनि का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भावे ने समस्त अलंकारों को मूल किस अलंकार को माना है? उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, यमक। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, वक्रोक्ति को माना है। ये भी गणपति चंद्र वाली बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। नई समीक्षा के बारे में यूनिट 3 में आप सिलेबस पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है यूनिट 3 में नई समीक्षा। ठीक है, ए, नई समीक्षा काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है। बी, नई समीक्षा का आरंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन में हुआ। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग एलेन टेट ने किया। सी, इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। डी पॉइंट है, इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबों के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है। ई पॉइंट कह रहा है वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना के स्थान पर कथानक का महत्व स्थापित किया। 5 पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। ऑप्शन 1 केवल ए, सी और डी, ऑप्शन 2 केवल बी, डी और ई, ऑप्शन 3 केवल सी, डी और ई, ऑप्शन 4 केवल ए, बी और डी। जी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जवाब हो जाएगा 1, ए, सी, डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिंब और प्रतीक। बिंब, प्रतीक, मिथक, कल्पना, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में यूनिट 3 में सबसे नीचे दिए हुए हैं, जहां से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चाहे बिंब से पूछ लो, चाहे प्रतीक से पूछ लो, चाहे मिथक से पूछ लो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों पर विचार कीजिए। बिंब केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक उसे प्रत्यक्ष या संवेद्य और ग्राह्य बना देता है। बी पॉइंट है, बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है। सी पॉइंट है, अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है। डी पॉइंट कह रहा है विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है। ई पॉइंट कह रहा है प्रतीक द्वारा प्राय सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्रहण बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये बिंब और प्रतीक के बारे में कुछ पॉइंट है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारा जवाब हो जाएगा 2, बी, सी, ई। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप है, बिल्कुल सही है। अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषणा एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है, सही पॉइंट है। और ई पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, सी, ई। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। इधर हमारे रचनाकार है और उनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको मैच करनी है किसकी कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, और द रिपीटेड यहाँ पर रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। आइए, रिचर्ड्स, इलियट, अरस्तु, कोलरिज, आपको मैच करना है इनको इनकी रचनाओं से। क्वेश्चन नंबर 15। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4। आइए, रिचर्ड्स, बियॉन्ड, टी.एस. इलियट, द वेस्टलैंड, इंपोर्टेंट रचना है। अरस्तु, पेरिपोइथिकेस, इंपोर्टेंट है ये भी। कोलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये भी इंपोर्टेंट है। इनमें से 3 रचनाएं तो ऐसी है जिनका कालक्रम भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कथन 1 कह रहा है इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है। आप जानते हैं परंपरा का सिद्धांत किसने दिया? इलियट ने दिया है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है कि इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन 2 कह रहा है परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है,
वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। अब आपको बताना है दोनों पॉइंट में से दोनों सही है, दोनों गलत है। कथन एक सही, कथन दो गलत, कथन एक गलत, कथन दो सही। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 1। दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? चारों जो ये रचनाएं है किसकी है? प्लेटो की है। फिलेबुस, फेदरुस, इयोन, रिपब्लिक। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1 फिलेबुस। ठीक है, इंपोर्टेंट ये चारों रचनाएं है प्लेटो की। आगे क्वेश्चन नंबर 18। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं है। ए छद्म कथन की प्राथमिकता, बी सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, सी रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, डी तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। आपको बताना है क्या सही है। कोड बनाकर आपको जवाब देना है। काव्य भाषा सिद्धांत किसने दिया? आइए रिचर्ड्स का है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। जी, इसका जवाब हमारा हो जाएगा 3 ए और सी, छद्म कथन की प्राथमिकता और सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता। ये विशेषताएं है काव्य भाषा सिद्धांत की जो आइए रिचर्ड्स ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। शाब्दी व्यंजना के प्रकार है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। 3 पॉइंट है, देख कर जाइएगा। ठीक है, शाब्दी व्यंजना के यहाँ पर प्रकार पूछे है। आर्थी व्यंजना, लक्षणमूला, अभिधामूला, लक्ष्य संभवा। ये भी आपको गणपति चंद्रगुप्त वाली और निशा अग्रवाल वाली दोनों बुक में ये प्रकार मिल जाएंगे व्यंजना के। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 बी और सी। शाब्दी व्यंजना के कौन से प्रकार है? लक्षणमूला और अभिधामूला। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? जैसा कि मैंने पहले कहा है, कल्पना वाला देखकर जाइएगा, इंपोर्टेंट है। अचेतन, संगठन, अनैच्छिक, विघटन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी विशेषता जो है गौण कल्पना की है। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा विघटन। तो यानी ये चारों ये तीनों किसकी हो गई विशेषता? ये मुख्य कल्पना की हो गई। याद रखिएगा, कीवर्ड है, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। पीछे भी क्वेश्चन आया था उसमें भी नोट कर लीजिएगा कीवर्ड, और यहाँ पर भी मुख्य कल्पना लिख लीजिएगा एक तरफ, गौण कल्पना, और ये कीवर्ड जो है नोट कर लीजिएगा। आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको बेनिफिट 100% होगा अगर आपको ये कीवर्ड याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? 1 निश्चित अर्थ, 2 मुख्यार्थ, 3 अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, 4 अन्य अर्थ। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4th। कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है वाच्यार्थ के लिए? अन्य अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। रचनाएं है, प्रसिद्ध रचनाएं है, इनका आपको कालक्रम लगाना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम है। ए साइंस एंड पोइट्री, बी बायोग्राफिया लिटरेरिया, डी द सेक्रेड वुड। इंपोर्टेंट है बहुत। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इनमें से एक दो रचनाएं तो हम अभी पीछे भी देखकर आए हैं, आपको इन्हें क्रम से लगाना है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2 बी सी ए डी। आगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर पूछा है संलग्न क्रम ध्वनि के भेद है। रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। 4 पॉइंट आपको बताना है इनमें से कौन कौन से संलग्न क्रम ध्वनि के भेद है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4 बी और सी, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। आगे 24। निम्नलिखित में से यह कथन साकाव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति किसका है? रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ, वामन। यह तो वन लाइनर है, इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 3 जगन्नाथ। 25। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक है। प्लेटो,
अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, टीएस इलियट। इन चारों में से कौन से है आपको बताना है। हमारा आंसर हो जाएगा 3 वर्ड्सवर्थ। आगे चलेंगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि। उक्ति किस आचार्य की है। भामह, धनंजय, मम्मट, भोजराज। ये आपके पेपर में रिपीट हुई थी, पहले भी पूछी गई थी, लेकिन मैंने इसको एक बार ही रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 मम्मट। क्वेश्चन नंबर 27। टीएस इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। बी, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। सी, कवि काव्य का माध्यम भर है। डी, कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होती है। 4 पॉइंट आपको बताना है, इनमें से क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 27। जी, यहाँ पर 1 ये पॉइंट तो बहुत फेमस है टीएस इलियट का। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ए और सी। आगे चलेंगे 28। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम है। आपको बताना है इनका सही अनुक्रम। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। क्वेश्चन नंबर 28। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 3 ए बी सी डी। जिस क्रम में रखे वही क्रम है। सबसे पहले कथानक, फिर चरित्र, विचार, पद योजना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती को माना है। भामह, वामन, कुंतक, भोजराज। रीति का भेद क्या माना है, आवंती को भी माना है। इनमें से किसने माना है। 4 राइटर आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। जवाब हो जाएगा भोजराज ने जो है रीति का एक भेद आवंती को भी माना है। क्वेश्चन नंबर 30। टीएस इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है। पॉइंट 2 निर्जीव होती है। 3 अनुपयोगी है। 4 जीवित संस्कृति का एक अंश है। आपको बताना है इलियट के अनुसार परंपरा क्या है। जी बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 3 इलियट के अनुसार परंपरा अनुपयोगी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इधर राइटर के नाम है, इधर रचनाएं के नाम है, आपको मैच करना है। प्लेटो, डब्ल्यू के, कोलरिज, लीविस। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का 1 प्लेटो इयोन। ठीक है, पीछे भी देखी हमने। डब्ल्यू के की है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कोलरिज की कौन सी है हमारी रचना, शेक्सपियर। और लीविस की है द ग्रेट। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है इसमें इयोन और लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये काव्य लक्षण है, आपको बताना है इसमें किसका कथन है। कुंतक, राजशेखर, भोजराज, विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा जवाब हो जाएगा 2 राजशेखर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। ये हमारा पेपर चल रहा है जो 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। सेकंड शिफ्ट का चल रहा है, दिसंबर 2020 जून 2021। दोनों क्यों लिखे, क्योंकि कंबाइंड हुआ था हमारा एग्जाम कोविड की वजह से। बिल्कुल, भोजराज की रचना का नाम है श्रृंगार प्रकाश। आगे चले गए क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है। जो यहाँ पर एक कथन दिया आपको बताना है किसका है। भामह, दंडी, उद्भट, वामन। क्वेश्चन नंबर 34। जवाब हो जाएगा 1 भामह का ये कथन है। आगे चले गए 35। निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है, आपको बताना है। 1 द टेबल टॉक, 2 लेटर्स, 3 लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर,
फोर्थ एलिजाबेथन एसेज। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है कोलरिज का। नए शब्द पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। हमारा जवाब हो जाएगा इसका 1 और 3, क्योंकि ये दोनों ही कोलरिज के ग्रंथ नहीं है। तो एनटीए ने जब आंसर किया ही तो दोनों को ही सही आंसर माना था। यदि कोई 1 पर लगा कर आया है उसे भी नंबर मिले हैं, और यदि कोई 3 पर लगा कर आया उसे भी नंबर मिले हैं, क्योंकि इसका जवाब 1 और 3 दोनों ही सही है। दोनों ही कोलरिज के ग्रंथ नहीं है, ये दोनों कोलरिज के ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ए ऑप्शन वन, सॉरी वन है हमारा, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। दो, अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है। 3 पॉइंट है, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। 4 पॉइंट है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। 4 पॉइंट है, बताना है आपको क्या सही नहीं है, ठीक है। जी हमारा जवाब हो जाएगा इसका 4, क्योंकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से भिन्न है। बिल्कुल ये हमारा पॉइंट सही है। अरस्तु ने एक स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, ये भी पॉइंट सही है। ये गलत है कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, बिल्कुल गलत पॉइंट है। अनुकरण मात्र नहीं है वो बिल्कुल भी, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट ही 4 पॉइंट को काट रहा है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। जब हमारा 1 पॉइंट सही हो गया तो 4 तो अपना आप ही गलत हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1, वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। 2, कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। 3 है, कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। 4 पॉइंट है, कल्पना को कोलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बताइएगा। जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। बाकी तीनों पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से टीएस इलियट की पुस्तकें हैं। साइंस एंड पोइट्री, द सेक्रेड बुक, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, डी द वेस्टलैंड। ये तो जो पीछे हमने क्वेश्चन यदि आपने ध्यान से करे हैं, तो भी आप इसका जवाब दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 38, जी यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, बी और डी। दोनों किसकी रचनाएं है, टीएस इलियट की। यहाँ पर इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा हुआ भी है। द वेस्टलैंड पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। और द सेक्रेड वुड 1920 की रचना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 39, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। व्यक्ति विवेक, दशकुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुविदित तिलक। इन चार में से कौन कौन से क्षेमेंद्र के ग्रंथ है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 ए और डी, ऑप्शन 4 सी और डी। क्वेश्चन नंबर 39, जी हमारा जवाब हो जाएगा 4 सी और डी। ये दोनों ग्रंथ जो है कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक किसके, आचार्य क्षेमेंद्र के हैं। आचार्य क्षेमेंद्र के कुल 4 ग्रंथ है, कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुविदित तिलक और दशावतार चरित। चारों इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम लगाना है। रोलाबार्ड, सोस्यूर, कोलरिज, रिचर्ड्स। आपको इन चारों का जो है सही क्रम लगाना है जन्म वर्ष के आधार पर।
जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, सी बी डी ए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41। शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार है, विशेष है। अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? आचार्य कुंतक, जगन्नाथ, मम्मट या फिर दंडी। इन चारों में से किसका है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3, आचार्य मम्मट की पंक्तियां इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाली ये पंक्ति है। आगे चलते हैं 42। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट, अभिनवगुप्त। तो रसों की संख्या 8 किसने मानी है? मानी है वो दंडी ने। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है आईए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कीर्ति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। दूसरा पॉइंट कह रहा है आईए रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। थ्री कह रहा है ऑप्शन रिचर्ड्स जिसे संप्रेक्षण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। फोर्थ है रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 43। चारों पॉइंट जो है आईए रिचर्ड्स से संबंधित है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3। रिचर्ड्स जिसे संप्रेक्षण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ये बिल्कुल सही पॉइंट हमारा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। अगर आपने यूनिट 3 का सिलेबस देखा होगा ध्यान से तो वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है रूसी रूपवाद, जहां से क्वेश्चन आया है। जी, क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा जवाब हो जाएगा 2, ए बी, रसवाद और मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 45। पूर्ण क्लासिक कीर्ति वह जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है? रिचर्ड्स का, इलियट, क्रोचे, अर्नोल्ड। आपको बताना इन चारों में से किसका ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 45। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 2, टीएस इलियट का ये कथन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। कथन एक कह रहा है वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन दो कह रहा है कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, कथन एक सही, कथन दो गलत। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कथन एक गलत, कथन दो सही। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1, कथन एक और दो दोनों सत्य है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड्स, इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, रेमंड विलियम्स। आपको बताना इन चारों में से किसकी रचना है विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री। जी, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपको बस रचना याद करनी है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। जवाब हमारा हो जाएगा 1, आइए रिचर्ड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जो ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, यहाँ पर ये लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। जो जून में हमारा एग्जाम हुआ अभी 17 जून को जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके पेपर चल रहे हैं अब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी और ये भी। सत्य कथन है, 5 पॉइंट है, बताना है क्या सही है। ए, भारत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। बी, उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंद्रराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य है। सी पॉइंट कह रहा है काव्य दर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है।
डी पॉइंट कह रहा है काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद है। और ई पॉइंट कह रहा है काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। तो मैं इसका जवाब खुद ही दे देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, वो बता देती हूँ। इसमें चारों पॉइंट सही है। तो एनटी ने जो है दोनों ऑप्शन सही माने हैं, 1 और 2। दो तो गलत हो गए क्योंकि काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ नहीं है। तो दो जिन ऑप्शन में ई है वो तो अपना आप ही गलत हो गया। बाकी चारों पॉइंट सही है। तो एनटी ने जो फाइनल आंसर की आई थी जून वाले एग्जाम की, उसमें दोनों को बिल्कुल सही माना है। जो 1 लगा कर आए उन्हें भी नंबर मिले, जो 2 लगा कर आए थे उन्हें भी नंबर मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सत्य कथन है। देखो ये जून वाला चल रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का, जो 17 जून को अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट जो क्वेश्चन हुआ है वही मैं आपको करवा रही हूँ, जून 2023। ए पॉइंट कह रहा है वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। बी पॉइंट कह रहा है भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। सी पॉइंट कह रहा है वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, सोरसैनी और लाटिया। डी पॉइंट कह रहा है कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। ई पॉइंट कह रहा है भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। ये भी आपका एलिमिनेट से हो जाएगा। अगर मैं इसमें सबसे इजी पॉइंट देखूं तो सबसे इजी पॉइंट इसमें मुझे सी लग रहा है, क्योंकि रीति संप्रदाय किसका है, वामन का है। तो जाहिर सी बात है हमें ये पता होगा कि वामन ने रीति के कितने प्रकार माने हैं। तो वामन ने रीति के 3 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। यहाँ पर 5 है तो सी पॉइंट गलत हो गया। चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों में सी पॉइंट जो है 3 में मिलता है, एक में नहीं मिलता। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा बी डी ई। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल बी डी ई। कुंतक ने भी रीति को मार्ग कहा है और पीछे हम देख कर आए थे दंडी ने भी रीति को मार्ग कहा है। ठीक है, और अवंतिका वाला भी पीवाईक्यू में हम पीछे देख कर आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखो अरस्तु, प्लेटो, कोलरिज और वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये 6-7 नाम ऐसे हैं जिनका आपको क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में ही यूनिट 3 में लगे हुए हैं। कम से कम जो राइटर आपके यूनिट 3 में लगे हैं उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। आप देखते होगे पहले प्लेटो, उनका सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में, फिर अरस्तु, कोलरिज, रिचर्ड, इस तरह। तो उन सबका आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। ठीक है, ए आई रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, इलियट, इन 5 को आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 50। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा फोर्थ, डी सी बी ई ए। इसी तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा और जून वाले एग्जाम में भी आया था। यहाँ पर 5 का तो मैंने लिखा हुआ है, आप इसी में प्लेटो, अरस्तु ये सब जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में। वर्ड्सवर्थ 1770, कोलरिज 1772, मैथ्यू अर्नोल्ड 1822, इलियट 1888, रिचर्ड 1893। उससे पहले यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु और आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने, अब यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। आपको बताना इन चारों में से किसने कहा है, एटकिंस, गिलवर्ट, जेम्स, बूचर। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये कोटेशन आ जाती है बिल्कुल अलग सी। तो ये एग्जाम में होता है ना, 100 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनका ये नहीं पता चलता कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आपको नहीं आते, किसी को भी नहीं आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम देने आए हैं। बिल्कुल, इसका जवाब हो जाएगा फोर्थ, बूचर। 52 क्वेश्चन है, मिथक के संबंध में उचित कथन है। ए पॉइंट कह रहा है मिथन संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज है और अवचेतन में सुसुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
रूप नियमन करते हैं। बी पॉइंट है, मिथक में ज्ञानेंद्रियों के जटिल और वैविध्यपूर्ण आद्य अनुभव पुंजनीत नहीं होते। सी पॉइंट कह रहा है, बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। डी, हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पूरा कथा और पूराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। ई पॉइंट कह रहा है, समाज शास्त्रियों के अनुसार मिथक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण तथा संचालन के लिए नहीं गढ़े जाते हैं। 5 पॉइंट है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कोड बनाकर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 52। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 3 A C D। इसमें जो है सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के भेदों में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। देखो, किसी पेपर में इनके अंदर का पूछ लेंगे, किसी पेपर में इनका भेद ही पूछ लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वक्रोक्ति के 6 भेद है, 6 के 6 भेदों के नाम आपको याद होने चाहिए। फिलहाल आपको बताना है इन चारों में से कौन सा भेद नहीं है। पद पूर्वाध वक्रता, प्रकरण वक्रता, अर्थ वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3 अर्थ वक्रता। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, रस गंगाधर, चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, काव्य अनुशासन, रस मीमांसा। 5 क्रम दिख रहे हैं, कालानुक्रम आपको पहले से बाद के क्रम में इनको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 54, उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके राइटर तो पता ही होगी, किसकी कौन सी रचना है। बिल्कुल, हमारा जवाब हो जाएगा 3 DBCAE। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, काव्य सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। एक, कवि क्रम दैविक शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। बी, काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है। सी, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। डी पॉइंट कह रहा है, दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। ई पॉइंट कह रहा है, कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। 1 ABC, 2 BCE, 3 केवल ABE, 4 केवल ACD। क्वेश्चन नंबर 55 का आपको जवाब देना है। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 4 ACD। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 56, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास को काव्य हेतु माना है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता, अभ्यास, पीछे भी हम देख कर आए, काव्य रचना के हेतु है। उपरोक्त कथन के आलोक में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब देना है। ऑप्शन 1, कथन दोनों सही है। ऑप्शन 2, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन 3, कथन 1 सही, कथन 2 गलत। ऑप्शन 4, कथन 1 गलत लेकिन कथन 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए। जी, यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 1, कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, इधर ये रचनाएं है और इनका आपको समय मैच करना है। सॉरी, रचनाएं कह रही हूँ, रचनाकार है। जयदेव, विश्वनाथ, धनंजय, हेमचंद्र। जी, इजी है, जवाब हमारा हो जाएगा 4। जयदेव 13वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। पीछे इनके ग्रंथ का समय पूछा था जब साहित्य दर्पण। ठीक है, धनंजय 10वीं शताब्दी, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु है। एक, त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। बी पॉइंट कह रहा है, त्रासदी कार्य की अनुकृति है। सी पॉइंट कह रहा है, त्रासदी न तो कार्य व्यापार का वर्णन है और न ही प्रस्तुति है। डी पॉइंट कह रहा है, त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग कथानक, चरित्र, पदावली और गीत है। ई पॉइंट कह रहा है, करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन
त्रासदी का कार्य होता है। तो अब जैसे ये 5 पॉइंट है, इसमें सबसे इजी पॉइंट की बात करूं, पीछे भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था जहां पर क्रम पूछा था, लेकिन त्रासदी के 4 अंग नहीं है, त्रासदी के 6 अंग है, यानी डी पॉइंट हमारा गलत है। तो देख लेते हैं डी किन किन में है। डी है इन दोनों में, यानी 3 और 4 एलिमिनेट हो गया। अब दोनों में देखें तो ए भी है बी भी है, यानी ए और बी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब जंग चलेगी सी और ई के बीच में कि क्या पॉइंट हमारा सही है। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा 2, ए बी ई, सॉरी ए बी ई। ठीक है। करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। मैंने क्वेश्चन छांटे 10 क्वेश्चन पेपर में से 2020 से लेकर 2023 तक के में। ठीक है। 10 क्वेश्चन पेपर में मुझे यूनिट 3 से 58 क्वेश्चन मिले। 4-5 रिपीटेड क्वेश्चन थे जो मैंने नहीं रखे हैं, और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि नजर ना पड़ी हो, क्योंकि जब आप 10 क्वेश्चन पेपर में से छांटते हो तो मैं ये तो दावा नहीं करूंगी कि मैंने बिल्कुल 100% छांट ली, पर 90%, 85-90% बिल्कुल आपके लगभग इतने ही क्वेश्चन आए हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वे मैंने कम ही रखे हैं, 1-2 फिर भी रखे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 58 क्वेश्चन बैठे। आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपके 58 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपको आज की क्लास से कुछ हेल्प हुई या नहीं, आपका रिवीजन हुआ या नहीं, ये भी बताइएगा। इससे पहले ये तो मैं आपको करवा रही हूँ यूनिट वाइज, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूनिट वाइज की भी। इससे पहले मैं आपको ईयर वाइज, यानी पूरे जैसे पेपर में होते हैं ना 100 क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे, जैसे जून, पहले मैंने शुरुआत की थी जून 2019 से, फिर दिसंबर 2019, इस तरह आपको 2019 से 2023 तक के सभी पेपर सोल्व करवाए हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, देख लीजिएगा जाकर। क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पर तो सारी क्लास आपको मिल जाएगी, लाइन वाइज है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, डेली आपकी एक जो है यूनिट पर क्लास होगी। अभी तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है, 3 दिन हुए हैं। कल को हम यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के PYQ सोल्व करेंगे, जैसे आज यूनिट 3 के किए हैं। ठीक है। ये आपको पूरे 2020 से 2023 तक के सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे यूनिट 4 के। ठीक है। टाइमिंग वही रहेगी, शाम को 7 बजे आपकी क्लास होगी, क्लास में आ जाइएगा। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा यदि आपको लग रहा है कि क्लास काफी अच्छी है, यूजफुल है, हमारे एग्जाम में इन क्लास से जरूर बेनिफिट होगा, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से पूछ लीजिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरे आइडिया पसंद आ रहे हैं आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।